हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे अपने रेलवे ग्रुप डी की जो साइंस का क्लास चल रही है उसका पार्ट नंबर 6। और गाइज ये जो क्लास है रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण क्लासेज हैं। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो होती हैं, जैसे कि आपका जो एसएससी एमटीएस है, सीजीएल की बात नहीं कर रहा है, या स्टेट कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, डीआरडीओ, जिनमें भी 10th तक की साइंस पूछ जाती है, उनके लिए हमारी जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये जो सिलेबस है पूरी तरह एनसीईआरटी पर बेस्ड मैं आपको करवा रहा हूं। और गाइज बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए आज गाइज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक जो आपके समीकरण होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि। और आज ही गाइज हम करेंगे आपके जो रासायनिक जो बंध होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और केमिकल बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। अब दोस्तों कल हमने अपना जो चैप्टर शुरू किया था रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण वाला, उसमें हमने रासायनिक प्रतीक कल देख लिए थे, केमिकल सिंबल लिखना कल हमने देख लिए थे। इसके अलावा जो आपके अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसे लिखते हैं वो भी गाइस हमने देख लिए थे। तो उस क्लासों को अगर आपने नहीं देखी है एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वैलेंसी वगैरह है वो आपको उससे सीखने को मिलेंगी। चलिए आज हम पढ़ेंगे पहले रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है। और गाइज इस क्लास को देखने के बाद आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भूलोगे नहीं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आते हैं अपनी रेलवे ग्रुप डी में, यहां से पूछ जाते हैं बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का। आप एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उसकी मदद से आप कोई सा एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए आप यहां पर बता सकते हो। और साथ ही बताएंगे कि भाई जो मोमबत्ती का जलना होता है, मोमबत्ती का जलना वो भौतिक है या रासायनिक। आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, आपको बताएंगे कौन सा होता है, भौतिक है या आपका रासायनिक है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी आपका एलिमेंट है ना, कोई भी आपका पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, उसके भौतिक गुण वह उसकी अवस्था में परिवर्तन ही कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं, है ना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कोई भी पदार्थ की। तो देखिए किसी पदार्थ के वे गुण जिनको हम देखकर मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि देखकर पता लगा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक उनके क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कोई पदार्थ दे दिया, मान लीजिए आपको मैंने कार्बन दे दिया, तो आप कार्बन को देखकर बता सकते हैं उसका रंग कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी कठोरता यानी कि वो कितना आपका कठोर है, नरम है, उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी, उसका क्वथनांक यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट, या बता सकते हो। तो किसी पदार्थ के वे गुण जो हम बाहर से उसका स्वरूप देखकर ही पता लगा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। तो किसी पदार्थ जो होता है उसके भौतिक गुण जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, स्टेट, लिक्विड, उनमें अगर बदलाव होता है तो गाइज उसे हम बोलेंगे क्या, भौतिक गुण। तो भौतिक परिवर्तन की पहली जो परिभाषा है वो ये है, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण या भौतिक अवस्था में अगर चेंज होता है उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। आगे बात करते हैं दूसरी गुण की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पदार्थ की पूर्व अवस्था में आ जाता है। मतलब देखिए मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी को आपने गर्म किया, गर्म किया, और पानी को गर्म करने के बाद आप क्या करोगे, पानी तो भाप बनकर उड़ गया, तो क्या पानी जो भाप बनकर उड़ा है क्या उसे आप वापस प्राप्त कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है, आपका भौतिक परिवर्तन ना, इसको पहचानने का सबसे जो अच्छा तरीका है, आपको कुछ भी एग्जांपल दे रखा हो, अगर प्रश्न में आप रोल बैक कर सकते हो, है ना, रिवर्स जा सकते हो, तो ध्यान रखना है वो है भौतिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए हमने जिन वजह से आपके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, जिन वजह से इसकी अवस्था बदली है, उन रीजंस को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में पहले जैसे था उसी अवस्था में आ जाता है। मान लीजिए हमने पानी को गर्म किया, तो पानी को गर्म करने पर क्या हुआ, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर वापिस से टेम्परेचर डाउन कर दें तो बताइए जो भाप बनकर पानी उड़ा है क्या वापिस से पानी में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ध्यान रखना है ये सबसे बड़ी बेनिफिट है, या इससे हम पता लगा सकते हैं, डेफिनेशन है, इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है या कौन सा रासायनिक है। आगे बात करते हैं, यह एक प्रकार का अस्थायी होता है, मतलब टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्या होता है, मतलब देखिए मान लीजिए आपने भाप बनकर पानी को उड़ाया, तो भाप बनकर पानी जो उड़ा वो टेम्परेरी तो है, जो भाप बनकर पानी उड़ा है आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो और वापस वाटर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो ना। इसका मतलब क्या है, जो भौतिक परिवर्तन होता है
केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है आपका टेम्परेरी होता है, ध्यान रखना, परमानेंट नहीं होता। अगली बात करते हैं कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कोई नया सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें नया कोई पदार्थ नहीं बनता है। तो ये आपके सारे के सारे जो गुण थे वो आपके थे भौतिक परिवर्तन के। एग्जाम्पल बताने से पहले हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन को। देखिए रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज होता क्या है, अगर कोई पदार्थ है, कोई एलिमेंट है, उसके केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज हो रहा है या केमिकल आपका रासायनिक संगठन में बदल रहा हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। मतलब देखिए रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण का मतलब यह है कि मान लीजिए पहले वह मान लीजिए कोई तत्व है वो पहले अन्य पदार्थों के साथ कैसे अभिक्रिया कर रहा था, है ना, पानी में किस प्रकार से घुल रहा है, मतलब पानी के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, है ना, अन्य पदार्थों के साथ ऑक्सीजन से कैसे ऑक्साइड बनाएगा। तो ऐसे जो गुण होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। तो अगर किसी पदार्थ है उसके रासायनिक गुण बदल रहे हैं और उसका रासायनिक संगठन का मतलब किस किस से मिलकर बना हुआ है, अगर उसमें चेंज हो जाता है तो गाइज उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। इसको कैसे पता लगाएंगे भाई, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, तो देखिए इसमें अगर परिवर्तन का कारण हटा लिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, यानी कि जिस वजह से आपका परिवर्तन हुआ है आपके पदार्थ में, जिस वजह से पदार्थ के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज बदले हैं, अगर उसको हमने हटा दिया तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए लोहे पर जंग लग गई। अब लोहे पर जंग क्यों लगी, लोहे पर जंग इसलिए लगी क्योंकि लोहे को हमने हवा में खुला छोड़ दिया और ये आर्द्रता प्राप्त करके, है ना, पानी के साथ अभिक्रिया करके इसने जंग लगा ली अपने ऊपर। अब बताइए क्या आपकी जो जंग है उसको हम हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है ना, अगर ये वाला परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो जिस रीजन की वजह से उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो ध्यान ये रखना है रासायनिक परिवर्तन का कारण अगर हमने हटा लिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। एक बार बदल गया तो बदल गया। तो ध्यान रखना है, आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, अगर पदार्थ पूर्व अवस्था में आ सकता है तो वह है भौतिक परिवर्तन, और अगर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई सा भी एग्जांपल आपको दे रखा हो आप एक बार में बता दोगे। आगे बात करते हैं, यह जो परिवर्तन है वो आपका स्थायी होता है। भाई स्थायी होगा, मान लीजिए आपका दूध है, वो दूध से दही बन गया। अब क्या आप दही को दूध में बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते ना भैया। तो इसीलिए ये जो परिवर्तन है आपका स्थायी है, ध्यान रखना है। और आगे इसमें एक नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, बन गया ना भाई, दूध था, दूध से नई चीज बन गई ना, दही बन गया ना। तो ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है। ये सारी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इनके एग्जाम्पल के बारे में। और एग्जाम्पल तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक लाइन बताई है, एक बात बताई है, उसको आप याद कर लीजिएगा, उससे ही आप बता सकते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक। बस कौन सी बात, कि अगर उसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, पहले जैसा था अगर उस अवस्था में रोल बैक किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है वह है भौतिक। और अगर उसको हम उसकी पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते तो ध्यान रखना है वह आपका रासायनिक है। देखिए पहचानिए, दूध से दही बन गया, जो दूध था ना, मिल्क से शोर बन गया, मतलब दूध से भैया दही बन गया। अगर दूध से दही बन गया तो आप कितने ही प्रयास कर लो, आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते। अरे मक्खन बन गया, बटर बन गया दूध से, मिल्क से, अब क्या बटर से वापस आप मिल्क बना सकते हो ना, नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना है, ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, लोहे पर भैया कोरिजन लग गई, मतलब लोहे पर जंग लग गई भैया, आपका जो लोहा है, आयरन है, उस पर कोरिजन हो गया, मतलब जंग लग गई, और जंग लग गई तो लग गई, है ना। तो जंग लग गई तो लग गई, और ध्यान रखना है जंग लग जाती है ना तो भैया उसको हम नहीं हटा सकते। तो ध्यान ये रखना है कि यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, बात हो रही है लोहे की, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए अगर लोहे पर जंग लगती है तो उसका द्रव्यमान जो है, मास जो है, बढ़ता या घटता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोहे पर जब जंग लगती है, लोहे पर जब कोरिजन होता है तो उसका मास है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, बिल्कुल भैया बढ़ेगा। ध्यान रखना, अगर लोहे पर जंग लगती है उसका जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, उसका जो मास है, ध्यान रखना है
उसका जो मास है भैया बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ ले जाता है। अगर द्रव्यमान है, अगर आपका जो लोहे पर जंग लग जाती है, उसका द्रव्यमान है आपका बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका एक बनी हुई सब्जी है, सब्जी आपने बना ली भैया, है ना, मान लीजिए हमने मटर पनीर बना ली, बढ़िया सब्जी बना ली, है ना, और वो आपकी धीरे धीरे रखी जाने पर खराब हो गई, तो बताइए किस प्रकार का उदाहरण है। भैया सब्जी अगर सड़ रही है, आप उसको वापस सही नहीं कर सकते, सड़ गई तो सड़ गई। तो ध्यान रखना है, अगर यहां पर सब्जी खराब हो रही है, आपकी आचार खराब हो रहा है, आचार में संचारण होता है, ध्यान रखना। संचारण क्या होता है, आपके जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, रखे रखे खराब होने लग जाते हैं। तो अगर वो खराब हो रहे हैं ना भैया, तो हो ही जाएंगे, ध्यान रखना। उनको आप सही नहीं कर सकते, पहले ही सही कर सकते, एक बार खराब हो गए तो हो गए। तो ध्यान रखना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोमबत्ती का जलना। लेकिन इसको अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम इनको करेंगे, फिर आपके सामने मोमबत्ती को बताएंगे। मोमबत्ती आपका रासायनिक भी है और भौतिक भी। कैसे, देखिए फलों का पकना। भैया आम पक रहे थे पेड़ में, अब आम पक गए तो पक गए, क्या आप वापिस से उसको कैरी बना सकते हो क्या? अरे नहीं बना सकते ना, एक बार पक गए तो ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए सेव छोटे सा तो बड़ा हो गया, सेव बड़ा हो गया, अब क्या उसको वापिस छोटा सा बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना मेरे भाई। तो ध्यान ये रखना है कि जो फल होते हैं एक बार पक गए तो पक गए, तो ध्यान रखना है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। आप उसको मूल अवस्था में नहीं ला सकते, पहले जैसा था ना वैसे अवस्था में थोड़ी ला सकते हो, नहीं ला सकते ना। तो ध्यान रखना है, फलों का पकना, अंडों का पकना। अरे अंडे बनाइए, सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, किसी भी चीज को पका लिया तो ध्यान रखना है वो आपके रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है। आगे बात करते हैं, पदार्थों का किण्वन होना, फर्मेंटेशन होना। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है ना, वो शराब यानी कि अल्कोहल बनाने में काम आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्मेंटेशन जो होता है या पदार्थों का किण्वन होता है ना, उसको हम वापिस से रोल बैक नहीं कर सकते। मतलब किसी चीज का सड़ना एक प्रकार से, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही किण्वन कहलाता है। तो ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है भैया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। आगे बात करते हैं, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके अम्ल और क्षार, अभी देखिए हमने अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको बता देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपका एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि एक आपका एसिड एक आपका बेस, जब आपस में रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है भैया, यहां पर एक साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और इस अभिक्रिया में जो आपके अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर अपने जो रासायनिक गुण होते हैं उनको त्याग देते हैं और न्यूट्रल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल यानी कि उदासीन बन जाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि निष्क्रियण आपका अभिक्रिया। ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है निष्क्रियण जो आपका अभिक्रिया है वो कैसी है, रासायनिक। भाई आगे एक बार गुण त्याग दिए तो त्याग दिए, आप वापिस से अम्ल और उसमें क्षार नहीं बना सकते, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भैया श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन। श्वास लेते हैं, आप तो सोचेंगे सर हमने कुछ नहीं किया, सांस लिया छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। तो भाई बहुत कुछ कर लिया हमने जब सांस लिया ना, तो हमारे अंदर से क्या हुई, जो आपके वातावरण था, वातावरण से क्या गई शरीर के अंदर ऑक्सीजन। आप भी कहेंगे सर हमारी जो नाक है उसमें कोई फिल्टर थोड़ी लगा रखा है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कुछ और भी तो जा सकती है। भाई वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, वो क्या नहीं जाएगी का, बिल्कुल जाएगी। मैंने कब मना किया, मैं ये कह रहा हूं कि जब श्वास लेते हैं ना तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, सभी गैस आती हैं जो भी हैं जो, लेकिन हमारे शरीर को श्वसन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन तो हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, ब्लड के अंदर भेज देता है ऑक्सीजन को ग्रहण करके, और वापिस से ब्लड से वापिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, यहां पर वापिस से हमारे जो श्वास छोड़ते हैं उसके साथ मिला के छोड़ देता है। इसलिए ही हम कहते हैं कि भैया जब श्वास लेते हैं ना तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। भाई श्वास लेते हैं तो ये थोड़ी है वातावरण में सिर्फ ये मतलब आप सांस ले रहे हो, है ना, और सांस ले रहे हो ऐसे, भाई ये तू ऑक्सीजन है तेरे को अंदर लूंगा, तू कार्बन डाइऑक्साइड तू सांस अंदर नहीं लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो श्वास है जब उसमें सारी गैसें होती है अंदर ले जाते हैं, लेकिन हमारे ब्लड को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन ही मिलती है हमारे ब्लड के साथ। हाँ, तो ध्यान रखना है, इसलिए हम बोलते हैं श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीजन क्या होता है, एक श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए आगे बात करते हैं, पाचन भैया, पाचन क्रिया, ठीक है। तो पाचन क्रिया जो है, पाचन क्रिया भी आपका एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे बताने की जरूरत नहीं है भाई, आपने जो कुछ भी खाया
खा लिया ना, और खाने के बाद वो आपकी आमाशय में, स्टोमक में चला गया, छोटी आंत में, बड़ी आंत में चला गया, है ना, मल त्याग करके आ गए। क्या वो वापस से आप भोजन जो खाए हो क्या उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो ना? नहीं कर सकते ना मेरे भाई। इसलिए ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए, आशा करते हैं कि सारे आपको समझ आ गए होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर पदार्थ को पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है तो भौतिक है, और नहीं ला सकते हैं तो रासायनिक है। चलिए, यहां पर जो आपका मोमबत्ती का जलना है, दोनों साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब आते हैं भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल के रूप में। चीनी का पानी में घुलना, यानी आपका शुगर है, आपका शुगर जो है, मान लीजिए आपका चीनी है आपके पास, उसको आपने वाटर के अंदर, पानी के अंदर क्या कर दिया भैया? घोल दिया। और घोल दिया तो घोल दिया, क्या आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हो? बिल्कुल, गर्म कर दीजिए, पानी भाप बन के स्वाहा उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो भैया क्या जाएगा? चीनी वापस से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ गया, और पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ गया तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। ध्यान रखना क्या है? फिजिकल चेंज। आगे बात करते हैं, कपूर का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन ऑफ कपूर। भैया कपूर है, कपूर को भाप बन के उड़ा दिया। अब कपूर भाप बन के उड़ गया तो कहां गया? आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो ना? अरे उसका वापस से वाष्पन कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं। वो उसको वापस से हिमांक कहने को ठंडा करके वापस से आप उसको प्राप्त कर सकते हो ना कपूर को। तो इसलिए कपूर जो है, कपूर का ऊर्ध्वपातन क्या है? आपका फिजिकल चेंज। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर पदार्थ को वापस से प्राप्त कर सकते हैं तो आपका फिजिकल, और नहीं प्राप्त कर सकते तो केमिकल। आगे बात करते हैं, जल का वाष्पीकरण। भैया जल है वो भाप बन के उड़ गया, कहां गया? यहीं तो होगा कहीं, है ना? तो जो भाप बन के उड़ा है उसको क्या करेंगे? वापिस से हम रिस्टोर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि आपका जो आपका जल का वाष्पीकरण है, जो आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बात करते हैं, लोहे का चुंबक बनना। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए लोहा है, लोहे को अगर आप क्या करेंगे? लोहे को अगर आप किसी चुंबक के साथ थोड़ी देर के लिए संपर्क में रख देते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? लोहे का चुंबक बनना, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाना आपके लोहे आयरन के अंदर। लेकिन क्या होता है? ये आपका अस्थायी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका क्या होता है? टेम्परेरी होता है, अस्थायी। और जो भी चीजें टेम्परेरी होती हैं, अस्थायी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस। आगे बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, यानी कि आपका जो ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर वो ड्राई आइस के अंदर बदल गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर शुष्क बर्फ के अंदर चेंज हो गई, तो बताइए ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो मैंने आपको शुष्क बर्फ के बारे में पहले ही बताया था भैया, बताया था ना, कि अगर आप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाते हो तो ये डायरेक्ट आपके क्या हो जाता है? ये आपके गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में चेंज हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। और ध्यान रखना है, इसमें क्या हुआ है? सिर्फ इसकी भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। इसलिए इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होने के कारण ही इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, लास्ट जो आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, मोमबत्ती जो होती है, अरे मोमबत्ती जलाते हो ना दिवाली के दिन, मोम लेके आते हो, मोम, तो मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो भैया दो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, अगर आपसे ऐसे बोले भाई मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाया, तो मोमबत्ती को जलाना किस चीज का उदाहरण है? और मोमबत्ती में मोम का जलना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती में धागा भी जलेगा ना। और अगर मोमबत्ती में धागा जलेगा तो धागा जलने के बाद क्या धागा दोबारा प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले मोमबत्ती का जलना रासायनिक है या भौतिक, तो ध्यान रखना है रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमा के दे दे कि बताइए मोमबत्ती में जो आपका मोम है वो पिघल रहा है, ध्यान रखना, मेरे स्टेटमेंट को अच्छे सुनना। मोमबत्ती में हम जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ मोम होता है वो नीचे पिघल आ जाता है और नीचे इकट्ठा हो जाता है ना। तो अगर आपसे पूछ ले मोमबत्ती से मोम का पिघलना, बताइए कैसा उदाहरण है? ध्यान रखना है फिजिकल चेंजेस का। क्यों? क्योंकि जो आपका मोम है ना वो जला नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि भाई मोम जलता ही नहीं है, मोम भी जलता है, लेकिन जो मोम बह के आ गया, ठीक है, ये सिर्फ बात हो रही है अगर मोमबत्ती के मोम का पिघलना की बात हो रही, जलने की बात नहीं हो रही। तो ध्यान रखना, मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती का जो मोम है वो पिघल के आ जाएगा और नीचे अलग से इकट्ठा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है वो आपका होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि यहां पर जो आपका मोमबत्ती का जलना, तो ध्यान रखना आपका है रासायनिक। ओके गाइस, आशा करते हैं आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है वो यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम रासायनिक समीकरण है वो लिखना सीखते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और किस किस प्रकार से लिखते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण पहले बात करते हैं, रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, मतलब एक जो आपका कोई एलिमेंट होता है दूसरे एलिमेंट से अभिक्रिया करता है, तो उनको आपके रासायनिक सिंबल के रूप में, मतलब आपके रासायनिक संकेतों के रूप में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है, आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसको संकेतों के रूप में, सिंबल के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं आज आपके सामने बताएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आप इस क्लास को देखेंगे आपको रासायनिक समीकरण लिखना आ जाएगा और हम आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना भी बताएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। देखिए पहले बात करते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रियाकारक, एक क्रियाकारक या अभिकारक जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एक होता है प्रोडक्ट यानी कि आपका उत्पाद। ये क्या चीज होती है, मान लीजिए मैं चाय बना रहा हूं। अब देखिए मैं चाय बना रहा हूं तो मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता होगी भाई। मैं चाय बना रहा हूं तो मुझे देखिए दूध की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, अदरक की आवश्यकता होगी, है ना, चाय पत्ती की आवश्यकता होगी। तो जिन जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है ना, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो किन किन से मिलकर बन रही है, उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक। मान लीजिए सिंपल सा आपको मैं एक अभिक्रिया लिख के बताऊं कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, आपका जल बना दिया। तो जल बनाने के लिए किन किन ने कौन कौन मिला, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनको क्या बोलते हैं गाइस, इनको बोलते हैं क्रियाकारक या अभिकारक या रिएक्टेंट, एक ही बात है। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अभिकारक। उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होता है, अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला नया पदार्थ होता है ना, किसी भी अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो पदार्थ होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका उत्पाद। तो यहां पर उत्पाद क्या बना है, वाटर। तो देखिए पहचान कैसे करेंगे भाई उत्पाद कौन सा है, अभिकारक कौन सा है। तो अभिकारकों को हमेशा ये तीर का निशान होता है उसके बाईं तरफ लिखते हैं, और जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसे हम बाद में लिखते हैं। भाई पहले ये मिलाया तब ये बना है। तो ये आपके होते हैं अभिकारक और उत्पाद। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अभिकारक है उनको बाईं तरफ लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड हमको लिखने पड़ेंगे अभिकारक। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए आपके अभिकारक है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि भाई एक अभिक्रिया है, मैं आपको अभिक्रिया लिख रहा हूं कि कार्बन, मान लीजिए इस अभिक्रिया का हमको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, कार्बन व ऑक्सीजन, कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर, कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, मान लीजिए हमको इसका रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए कितनी बड़ी लाइन हो गई। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमको इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, भाई कार्बन है और ऑक्सीजन है और दोनों ने आपस में मिलकर, दोनों ने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बना दी, बना दी। तो आपको क्या करना है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसको बाईं तरफ लिखेंगे। तो पहले तो पहचानो भाई रिएक्टेंट क्या है, मतलब जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया, कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहले क्या करेंगे, कार्बन को लिखेंगे और ऑक्सीजन को लिखेंगे, ऐसे ध्यान रखना, कार्बन और ऑक्सीजन को लिखेंगे सबसे पहले। और आपको ध्यान रखना है अगर एक से ज्यादा अभिकारक किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अगर एक से ज्यादा अभिकारक या एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद भाग बनते हैं, मान लीजिए एक से ज्यादा तो अभिकारक आपके भाग लिए और उत्पाद अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो उन्हें प्लस यानी कि धनायन के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपका ऐसे लिखेंगे कि भाई आपके इस अभिक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों ने भाग लिया है। तो क्या हो गया, ये पहला काम हो गया, हमको जो अभिकारक हैं उनको सबसे पहले बाईं ओर लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अभिकारक लिख दिए कार्बन और ऑक्सीजन। अगर अभिकारक रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको तीर का निशान लगाना है, ये वाला, ये हमने निशान लगा दिया भैया तीर का, हो गया दूसरा काम। फिर क्या करना है, फिर हमें यहां पर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को लिखना है। उत्पाद क्या बना, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये आपका हो गया समीकरण, बड़ा सिंपल सा, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेकिन यहां पर आप सोच रहे हो ये समीकरण पूरा नहीं हुआ, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। ठीक है, आगे क्या करते हैं, देखिए आगे यहां पर लगाते हैं, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब आते हैं यहां पर
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये क्या चीज है भाई? तो देखिए, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण को जो नियम है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपके लेवोएसियन ने दिया था। लेवोएसियन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें द्रव्यमान की हानि नहीं होती है। क्या बोला इन्होंने कि मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी ली, 1 किलो आपने चाय ली, है ना, और 1 किलो आपने पानी लिया, 1 किलो दूध लिया, तो जो उत्पाद बनेगा ना वो 4 किलो का बनेगा, ये इन्होंने कहा था। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो जितना उत्पाद जो होते हैं, वो आपके जितने अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होता है, जितना उनका द्रव्यमान होता है ना, उतना ही द्रव्यमान आपके जो प्रोडक्ट होता है उनका होता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान संरक्षण की पालना होती है। यानी कि सीधी भाषा में बोलूं तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है इस अकेले के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी आपके अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट, इनका जो आपका मास है और इसका जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपका जो प्रोडक्ट बना है, इसका मास दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ। ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है ना, तो क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि भाई उसमें आपके जो आपके अणु हैं उनका द्रव्यमान समान है या फिर नहीं है। मान लीजिए इसमें चेक करना है, तो देखिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनके एटम हैं उनको गिनते हैं। बस क्या करते हैं, इनके एटम हैं उसको गिनते हैं। देखिए मान लीजिए इधर कार्बन एक है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी संतुलित है ना। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में लिख दूं H2 प्लस O2 और आपका H2O। अब आपको चेक करना है, बताइए कि ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर की पालना करता है नहीं करता, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण की पालना करता है या नहीं करता। अब देख लीजिए, इधर 2 तो हाइड्रोजन है, बताया था ना कल भाई, पैर में 2 लिख रहा है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई है। 2 हाइड्रोजन है भैया, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर तो ऑक्सीजन एक ही है। इसका मतलब क्या है, ये द्रव्यमान संरक्षण की पालना नहीं करता है, इसलिए इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हमको संतुलित करना पड़ेगा भैया। तो ध्यान रखना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि भैया अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई द्रव्यमान की हानि नहीं होती। तो फिर हमें यह करना पड़ता है, इस समीकरण को संतुलित करना होता है, और संतुलित करने की विधि है हिट एंड ट्रायल विधि, इसको बोलते हैं अनुमान विधि। वो मैं आपको अभी इनको सब करने के बाद अलग से बताऊंगा, ठीक है, अलग से बताऊंगा हिट एंड ट्रायल विधि कैसे कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। हालांकि वो हिट एंड ट्रायल विधि आएगी नहीं, लेकिन प्रश्न पूछ जाता है कि हिट एंड ट्रायल विधि होती है वो क्या काम आती है, कैसे संतुलित करते हैं, क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो हम कर पाएंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बताऊंगा आपको कि हिट एंड ट्रायल विधि कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे इसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि ये सब करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद है, यानी कि आपके जो रिएक्टेंट है और आपके जो प्रोडक्ट है, उनकी भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट आपको प्रदर्शित करनी पड़ेगी, यानी कि उनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करनी पड़ेगी। देखिए, तो अगर आपके पास कोई ठोस है तो ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड के लिए हम कोष्टक में इस प्रकार से एस लिख देंगे। अगर लिक्विड भाग ले रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल एल द्रव, और अगर गैस है स्मॉल जी लिख देंगे। अगर कोई विलियन है, सॉल्यूशन बनता है, उसको हम एक्वा यानी कि AQ से प्रदर्शित करेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपकी अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में देखिए कार्बन है, वो क्या है, कार्बन क्या है भाई, ठोस तो होता है ना कार्बन, तो इसके कोष्टक में लिख देंगे स्मॉल एस। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इसलिए क्या लिखेंगे स्मॉल जी। और यहां पर ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस है, तो इसके कोष्टक में लिखेंगे स्मॉल जी। तो इस प्रकार से हमको क्या करनी है, इनकी भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट लिखनी है। आगे बात करते हैं, मान लीजिए इसमें भी हमको फिजिकल स्टेट दर्शानी है, भौतिक अवस्था दर्शानी है, तो क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हम जानते हैं, स्मॉल जी लिख देंगे कोष्टक में। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, यहां लिख देंगे। और जल जो होता है, वाटर, वो क्या होता है, लिक्विड होता है ना, तो यहां पर लिख देंगे स्मॉल एल। तो गाइस इस प्रकार से हमको क्या करना है, आगे इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं मतलब फिजिकल चेंजेज हैं, उनको एक कोष्टक में स्मॉल लेटर में इस प्रकार से लिख देनी है, ठीक है। ये हो गया अपना अगला काम। इसके बाद देखिए भौतिक अवस्था लिख दी। भौतिक अवस्था लिखने के बाद हमको ये चेक करना पड़ेगा, क्या यह अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया हो रही है वो आपकी रिवर्सेबल तो नहीं है, मतलब उत्क्रमणीय तो नहीं है। अब उत्क्रमणीय का मतलब क्या है, उत्क्रमणीय का मतलब यह है वही भौतिक परिवर्तन बताया था ना, कि अगर वापस से उसको वहीं ले जाया जा सके तो ध्यान रखना है, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल। जैसे मान लीजिए ये वाला रिवर्सेबल वाला ही है जो आपका है ना, मान लीजिए ये वाला जो है वो आपका रिवर्स वाला ही एग्जांपल होता है इस प्रकार से। या अगर मैं आपको और लिखूं जैसे H2 प्लस N2,
और 2NH3, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स का ही होता है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2NH3। तो ध्यान ये रखना है भैया, क्या ध्यान रखना है, अगर हमने कोई अभिक्रिया ली और उसके अभिकारक मिलकर उत्पाद बना देते हों और उन्हीं परिस्थितियों में जो आपका उत्पाद है वापस से आपके अभिकारक के अंदर चेंज हो जाता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्सेबल, यानी कि वापस से रोल बैक कर सकता है। मान लीजिए आपने चीनी थी, चीनी को पानी के अंदर घोला और वापस से वाष्पीकरण करके वापस चीनी प्राप्त कर ली। तो अगर ऐसी कोई अभिक्रिया है, आपको पहचानना है ना, तो अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक सिंबल लगाना है, और वो सिंबल कैसा होता है, ऐसा, एक हाफ इस प्रकार से और एक हाफ इस प्रकार से, ये चिन्ह होता है, ध्यान रखना है। देखो चिन्ह जो होता है ना, वो आपको बता दो भाई, चिन्ह क्या, जो तीर का निशान होता है ना, यहाँ पर ये एरो होता है, वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। पहली बात तो बता दो, एरो जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए अगर मैं तीर का निशान इधर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिली और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। ये तीर का निशान इधर है, इसका मतलब है कि इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है। अब मान लीजिए तीर का निशान अगर ऐसे मैंने लगा दिया, ये क्या है, ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसे हैबर विधि बोलते हैं, हैबर विधि। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस मिलके अमोनिया, आपके अमोनिया बनाती है ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया गैस बनाती है, और अमोनिया वापस आपके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रूप में भी बढ़ सकती है। तो हुआ क्या, यहां पर ये वाला केस हो गया उत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्स, यानी कि वापस से रिवर्स हो गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई अभिक्रिया रिवर्स वाली है तो हम एरो का निशान नहीं लगाकर दो हाफ एरो लगाते हैं, इस प्रकार से, आधा इधर आधा इधर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया भी गया है रेलवे ग्रुप डी में कि बताइए अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, रिवर्सेबल है, तो उसमें तीर का निशान कैसे लगाएंगे, इस प्रकार से, दो हाफ, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं, ये वाला हो गया। आगे बात करते हैं, अगर कोई अभिक्रिया किसी तापमान या प्रेशर की उपस्थिति में हो रही है, तो भैया हम क्या करेंगे, जो तीर का निशान हमने लगा रखा है ऊपर, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं, कोई अभिक्रिया होती है, बहुत सारी अभिक्रिया होती है ना, मान लीजिए कोई ताप या दाब पर होती है ना, आपसे बोल दे कि अगर आपके पास ये चीज है, अगर आप इसको इतने डिग्री ताप पर गर्म करते हो तब वो आपके बनता है। मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल है, मान लीजिए ये आपका नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन है, ये भी हमने देखा था। और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इसको हमने 773 डिग्री केल्विन ताप और 200 ATM दाब पर गर्म करते हैं ना, तब आपके NH3 यानी कि आपका अमोनिया गैस बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी अभिक्रिया होती है वो किसी ताप या दाब की उपस्थिति में होती है ना, तो उस ताप या दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे कोई पानी को आप 100 डिग्री पर गर्म करोगे तब वो भाप बनकर उड़ेगा, है ना। मान लीजिए आपका वाटर है, ये आपका पानी है और पानी को आपको भाप बनाना है, वाष्प बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से, ध्यान ये रखना है। तो मान लीजिए अगर कोई अभिक्रिया ताप या दाब की उपस्थिति में होती है तो हम क्या करेंगे, ताप, दाब या उत्प्रेरक, ये भी ध्यान रखना है, ताप, दाब या उत्प्रेरक, ये भी नोट कीजिए। कैटालिस्ट जो होता है, कैटालाइस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या चीज होती है, कैटालाइस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक आगे पढ़ेंगे। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी स्पीड को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट होता है जो आपका लोहा है ना, जैसे आपका निकिल है, तो क्या होता है, अगर कोई अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है ना, तो उसको भी हम यहीं लिख देते हैं ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला कोर्स हो गया, ये आपका हो गया कि भाई टेम्परेचर और अगर प्रेशर है, इनकी उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है तो क्या करते हैं, उसको भी हम, तो आपका तीर का निशान उसके ऊपर लिख देते हैं। लास्ट स्टेप क्या है कि अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा छिपी है यानी कि एक्सोथर्मिक है, और कोई अभिक्रिया अगर आपका ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक है, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे। देखिए पहले आपको दोनों के बारे में बताता हूं, भाई ऊष्मा छिपी क्या है और ऊष्मा शोषी क्या है। देखिए अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है ना, जब आपके कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो अगर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद ऊष्मा में कमी होती है, उसका तापमान गिर जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, ऊष्मा शोषी। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, हाथ के ऊपर आपने पेट्रोल डाला, परफ्यूम लगाई, तो आपका हाथ ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। तो ध्यान रखना है कि वो जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक, यानी कि उसका तापमान डाउन हो गया।
है ना। मान लीजिए ऊष्मा शोषी क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिनके संपन्न होने के बाद आपका तापमान बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने सफेदी की होगी, है ना, और सफेदी करने के लिए उसको पानी में डालते हैं, जो आपके कैल्शियम आपका कार्बोनेट आता है उसको पानी के अंदर डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको पानी के अंदर डालते हैं। तो होता क्या है, आपने देखा होगा उसको पानी का जो उबलने सा लग जाता है, एक प्रकार से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तापमान बढ़ जाता है उन्हें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और आपके अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है ना, वो भी आपके ऊष्माक्षेपी होती है। बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी निकलती है। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान रखना है, रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं ना, अगर कोई अभिक्रिया जिसमें अगर कोई एनर्जी होती है, अगर वो यहां पर कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, और अगर एनर्जी बाहर निकल रही है उसको क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी अभिक्रिया है कि भाई नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, आपका अमोनिया बना दिया, मतलब NH3 बना दिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल इतनी ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल बाहर निकलती है। और अगर यही नाइट्रोजन अगर यहां पर ऑक्सीजन से क्रिया करती है और बनाती है NO2, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा क्या होती है, कमी होती है। तो ध्यान रखना है, अगर कोई आपका ऊष्माक्षेपी है, मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, तो क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं, भाई इतनी बाहर निकल रही है। और अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, मतलब कमी हो रही है, तो क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो गाइस इस प्रकार से लिखे जाते हैं रासायनिक समीकरण। कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण यहां पर लिखे जाते हैं। चलिए इसको आप एक बार नोट डाउन करना चाहें, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपकी मैं प्रैक्टिस कराता हूं 2-3 कि भाई अगर आपको कोई भी स्थिति दे रखी है तो आप किस प्रकार से उसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। और फिर हम आपके सामने जो हिट एंड ट्रायल विधि है उसकी सहायता से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी आपको सिखाते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहें, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कि आपके जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करने की विधि। तो देखिए ये जो आपकी विधि है इसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कि अनुमान विधि। पहले बात तो आपको ये बता दूं कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दौरान द्रव्यमान की हानि नहीं होती। मतलब जितना द्रव्यमान आपके रिएक्टेंट यानी कि आपके अभिकारक का होता है उतना ही आपके प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद उनका होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनके परमाणु यानी कि एटम की संख्या को बराबर करना होता है, और इसी विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अब देखिए एक चीज आपको और बता दूं कि आपका कोई रासायनिक समीकरण होता है ना, जब आपके असंतुलित होता है ना, अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण जो होता है उसे हिंदी में कंकाल समीकरण भी कहते हैं। कई बार पूछ ले जाता है, ध्यान रखने का। तो देखिए इस जो आपकी विधि है, आपकी हिट एंड ट्रायल विधि, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी शादी हो रही है, तो लड़के के माता पिता सबसे लास्ट में जीमते हैं। गांव में तो ऐसा रिवाज है, ऐसा होगा भी आपके भी। तो आपको थोड़ा सा हिंट के तरीके आपको मैं बता रहा हूं, है ना, थोड़ा आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके, कि मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वो लड़के का माता पिता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो लड़की के माता पिता हैं। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिश्तेदार हैं और हैं जो रिलेटिव्स हैं उनको जिमाएंगे। तो ध्यान रखना है कि हिट एंड ट्रायल विधि में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी अदर एटम है उनकी संख्या को बराबर करेंगे, फिर हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करेंगे, और लास्ट में ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करेंगे। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी अदर एलिमेंट है, जो भी अदर आपके एटम है, परमाणु है, उनकी संख्या को बराबर कीजिए, फिर कीजिए हाइड्रोजन की, और लास्ट में कीजिए ऑक्सीजन की। चलिए आपके सामने करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम है, उसने आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया। तो आपको इसका रासायनिक समीकरण है वो लिख रखा है Mg+O2 और आपका MgO, इसको संतुलित करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको ये करना है आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी आपके अदर एटम है उनकी संख्या को बराबर करना है। तो देखिए आपको तीर के निशान के इधर जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट होते हैं, तीर के निशान के लेफ्ट और होते हैं आपके अभिकारक होते हैं। तो आपको करना क्या है, इधर जितने मैग्नीशियम है उतने मैग्नीशियम उधर करने हैं, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन उधर करने हैं। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम चेक करें तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम चेक करेंगे, मैग्नीशियम अकेला है और यहां भी अकेला है। इसका मतलब क्या है कि भैया मैग्नीशियम की संख्या तो ऑलरेडी संतुलित है, बैलेंस्ड है। तो अब क्या बचा,
अब हमारे पास बचा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर हम चेक करें तो अभिकारक के पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं, सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन। बताइए क्या करेंगे, बताइए। अगर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, जब भी रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं ना, तो यहां पर पैरों में नहीं लिखते भाई ये लो, ये इधर O2 लिख दिया, काम खत्म हो गया। ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिखते हैं। रासायनिक समीकरण जब भी संतुलित करते हैं तो जितना भी कोई भी संख्या उसे मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आगे लिखते हैं। तो यहां पर क्या करना है, 2 ऑक्सीजन है तो हमको 2 ऑक्सीजन बनानी पड़ेगी, तो यहां पर लिख देंगे भैया 2। और आपको यह ध्यान रखना है, अगर मैंने इसके आगे 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 2 है Mg से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 है ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए, ऑक्सीजन पहले 1 थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई भैया, मैग्नीशियम पहले 1 थे, यहां पर 2 हो गए, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करो, वापस से मैग्नीशियम को बराबर करो। तो यहां पर 2 मैग्नीशियम है, यहां पर अकेला मैग्नीशियम है, क्या कर दूं, 2 लगा दो। अब यह समीकरण पूरी तरह संतुलित है, पूरी तरह बैलेंस्ड है। देखिए, मैग्नीशियम गिन लीजिए, 1 मैग्नीशियम है, 2 से मल्टीपल 2 मैग्नीशियम। इधर देखिए, मैग्नीशियम है, 2 से मल्टीपल 2 मैग्नीशियम। इधर क्या है, ऑक्सीजन है 2, और 1 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ऑक्सीजन, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा समीकरण। इसमें देखिए, इसमें क्या है, जब आपका जो वाटर है, आपका पानी है, जब उसके अंदर विद्युत धारा दी जाती है तो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, बनती है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए, क्या बताया था कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई अदर आइटम है उनको संतुलित कीजिए, कोई है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हैं 2। पढ़ना तो आपको आ गया ना, मैंने आपको कल की जो क्लास होती है उसमें बताया था, मैं इनको पढ़ते कैसे हैं। यहां पर 2 लिख रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन के गुना होगा। ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे नहीं है, ध्यान रखना है ना, ये आपके ऐसे नहीं है, ये आपके हाइड्रोजन के पैरों में है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान नहीं रखना है भाई, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पर अकेला, ये ध्यान रखना, कोष्टक में लिक्विड यानी कि इनकी अवस्थाएं लिख रखी है, भौतिक अवस्था है ना, वो लिख रही है। चलिए, इनको कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनकी जो भौतिक अवस्था है ना, आपके सामने मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये लो जी, आपकी जो भौतिक अवस्था है मैंने हटा दी है, ताकि आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो कि ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, ठीक है। ओके, ये लो जी, अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए, तो देखिए, हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी 2 है, इधर भी 2 है, काम खत्म। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, क्या करेंगे, बराबर करने के लिए करते हैं, जितने भी है उनसे गुणा कर दो। इधर 2 है, इधर 1 है, बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएंगे ना। तो देखिए, यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गए, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन क्या हो गया, गड़बड़ ये हो गई भैया, हाइड्रोजन इधर 2 थे और 2 आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए, और 4 हाइड्रोजन तो इधर भी 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो। तो अब यह समीकरण पूरी तरह संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। देख लीजिए, हाइड्रोजन चेक करो, 2 तो है और 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका है, सोडियम जो क्लोराइड है, नमक जो होता है, अगर उसके विलयन में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, विद्युत धारा दी जाती है, तो आपके सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर क्लोरीन गैस है वो भाप बनकर उड़ जाती है। तो ध्यान रखना है, अगर कोई गैस होती है वो इस प्रकार से बनती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस बनकर भाप बनकर उड़ जाती है, तो उसको हम ऐसे तीर का निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो कैसे संतुलित करेंगे कि भैया यहां पर क्या करो, पहले आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ है उसको संतुलित करो, है ना, उनको संतुलित कर देंगे। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो संतुलित नहीं करेंगे। अब देखिए, यहां पर देखते हैं कि भैया सोडियम है और क्लोरीन है, किसको संतुलित करें, आपकी इच्छा, किसको भी कर दो, ठीक है, आपकी इच्छा, किसको भी कर दो, किसको भी आप संतुलित कर सकते हैं। बस एक तरीका और है कि आप ऐसे कर सकते हो, है ना, अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो भाई जिसकी संयोजकता कम है उसको पहले संतुलित करो, जिसकी ज्यादा उसको बाद में कर लो। लेकिन किसी की भी कर लोगे तब भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सोडियम को देखते हैं। तो सोडियम देखिए, एक इधर है, एक इधर है, सोडियम ऑलरेडी संतुलित है। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है। बताइए, इधर 2 करने हैं, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन तो 2 हो गए, लेकिन साथ सोडियम भी 2 हो गए। लेकिन सोडियम भाई साहब इधर अकेले हैं, क्या करो, इनको भी 2 करो। तो ये आपका रासायनिक समीकरण है वो आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए, 2 क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है ये वाले।
ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहां पर मैं 2 क्यों लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 2 समीकरण हैं, ये आपके बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। इनमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छे लेवल के आपके यहां पर ये आपके रासायनिक समीकरण है, इनको यहां पर संतुलित करने का तरीका है। देखिए पहले इसको करते हैं, इसमें मैं आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए यहां पर जो इनकी जो भौतिक अवस्था लिख रखी है ना, इनको यहां पर गाइस हटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई कोष्टक में क्या लिखा गया है। देखिए तो मान लीजिए पहले तो हमको इसको संतुलित करना है, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको हम 5 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको संतुलित करना है। तो देखिए पहले इसको करते हैं। तो देखिए यहां पर ये है N2 + H2 और बराबर है NH3, इसको संतुलित करना है। कैसे करेंगे भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो बचे हैं पहले उनको संभालो। तो देखिए पहले क्या है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन संतुलित करो। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1। क्या करेंगे बराबर करने के लिए, इधर 2 है इधर 1 है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया 2 नाइट्रोजन इधर हो गए और 2 नाइट्रोजन इधर, बात बराबर हो गई ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन का काम तो खत्म हो गया। अब देखते हैं किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर कितनी है, 3 तो ये है, लेकिन ध्यान रखना मल्टीप्लाई हो रही है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना पूरी भाई। 2 अगर आगे लिखा गया है ना ऐसे, तो ध्यान रखना है कि 2 N से मल्टीप्लाई होगा और आपका 2 है वो H से भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर ऐसे लिखा गया हो ना, मान लीजिए NH3 लिखकर, और अगर कोष्टक ऐसे बनाकर फिर भी ऐसे लिखा गया हो, तो भी ध्यान रखना है कि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और आपका 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर ऐसे लिख रखा है, ध्यान रखना सिर्फ हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 तो ये रहे और 3 गुणा हो रहे हैं 2 से, मतलब कितने हाइड्रोजन है, 6। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 6 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं भैया, 2। तो बताइए इधर है 6 इधर है 2, क्या करें, अगर इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो बताइए 6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो इसको क्या करेंगे, यहां पर 3 लिख देंगे। तो अब यह समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया। N2 + 3H2 = 2NH3, ये आपकी हैबर विधि है अमोनिया बनाने की। तो गाइस इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं। चलिए एक और है, बड़ा ही जबरदस्त है, इसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने। देखिए जो आपका फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड जो है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो फेरस क्लोराइड में बदल जाता है और साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl बनता है। तो देखिए कैसे इसको संतुलित करेंगे, आपको तरीका बताया था भाई, हाइड्रोजन के अलावा क्या करो, हाइड्रोजन के अलावा जो भी अदर एटम है उनको संतुलित करो। तो देखिए हाइड्रोजन के अलावा क्या है, एक तो फेरस है, लोहा है, एक क्लोरीन है, 2 चीजें हैं। तो क्या करो, दोनों को संतुलित करते हैं। अब देखिए आपको संतुलित करने के लिए थोड़ा सा एक तरीका और बता दूं। यहां पर देखिए क्लोरीन है, अलग अलग है। तो यहां पर आपको क्लोरीन को अगर पहले लेकर आप अगर यहां पर क्या करोगे, संतुलित करोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करो, पहले आप लोहे को लो, किसको लो, फेरस को लो, और फिर फेरस को यहां पर संतुलित करने का ट्राई करो। देखिए तो यहां पर देखिए FeCl3 और FeCl2, तो यहां पर देखिए FeCl3 और FeCl2 मतलब जो आपका लोहा है ऑलरेडी आपके बराबर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको करने पड़ेंगे क्लोरीन संतुलित। तो देखिए क्लोरीन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए इधर कितने हैं, क्लोरीन 3 है ना, इधर कितने हैं, 2 और 1 3, काम खत्म। यानी कि हमको क्लोरीन संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म भाई। Fe भी इतने ही है, Cl भी उतने ही है। अब कहां आएंगे, अब हम आएंगे कहां पर, हाइड्रोजन पर। तो देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर कितना है, अकेला। अब बताइए क्या करें भाई, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना 1। तो क्या करो, इसको 2 हाइड्रोजन बना दो, और इसको 2 हाइड्रोजन बनाओगे तब जाकर आपका जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन समीकरण संतुलित। लेकिन ध्यान रखना समीकरण संतुलित नहीं हुआ, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है। देखिए जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया भैया, ये क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। क्लोरीन जैसे मल्टीप्लाई 2 से हुई, यहां पर क्लोरीन बन गई 2, तो ये बन गई, और भैया 2 ये बन गई। कितनी हो गई क्लोरीन, 4। कितनी हो गई, 4 क्लोरीन बन गई, और 4 क्लोरीन बन गई। इधर क्लोरीन कितनी है, 3। बताओ क्या करें, बताओ भैया, इधर क्लोरीन है 3, इधर क्लोरीन है 4, बताइएगा करो, बराबर करोगे ना। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, है ना। तो ध्यान क्या रखेंगे, अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 6, यानी कि हमको बराबर करना पड़ेगा, इनकी क्वांटिटी है यहां पर इक्वल करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर यहां पर अगर गाइस देखिए यहां पर कॉल आ रहा है, तो देखिए यहां पर इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, जो आपका क्लोरीन है इसको बराबर करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम यहां पर हम कर देते हैं 2FeCl3, ये तो हो गए 6, यहां पर कितने हो गए 6 हमको एलसीएम लिया है तो 6 आया है। तो हमें क्या करना पड़ा, क्लोरीन को
6 बराबर करने पड़ेंगे। इधर भी हमको 6 क्लोरीन करने हैं, 2 ये रहे 2 ये रहे। अगर मैं यहां पर 4 बना दूं, इनको 4 तो इसके हो जाएंगे, 2 इसके 6 हो जाएंगे। तो 4 का मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए हो गए ना, 2 ये रहे और 2 से मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गए और 2 ये। तो अब जाके ये समीकरण संतुलित हुआ है। ठीक है, अब जाके यह समीकरण संतुलित हुआ है। ओके गाइस, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण है यहां पर संतुलित किए जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।